Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Welcome back to my channel. तो इस वीडियो में BPCC 104 स्टैटिस्टिक्स के सेकंड पार्ट को फर्स्ट यूनिट की सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें कि हम रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च को स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का उसमें इस चैप्टर का उसमें हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका नेचर क्या है, कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। कुछ हमने मेन कंपोनेंट्स पढ़े, कुछ ऐसी टर्म्स पढ़े, कंसेप्ट्स पढ़े जो स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये सबको हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि रिसर्च में स्टैटिस्टिक का क्या रोल है। तो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं। Statistics as a subject area has a vast scope and application. It finds its application in fields like policy planning, management, education, marketing, agriculture, medicine and so on. मतलब स्टैटिस्टिक जो है इसको हम बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ करते हैं। हम इसको इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, मार्केटिंग में यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। और जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे मैनेजमेंट हो या फिर साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, एग्रीकल्चर, किसी भी फील्ड में हम लोग रिसर्च करते हैं, कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी बड़ा रोल रहता है कि हम लोग एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं कि पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर हम कुछ इंटरप्रिटेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मेन जो फील्ड की बात करेंगे वो साइकोलॉजी में देखेंगे, साइकोलॉजिकल रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल रहता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशंस दी हैं रिसर्च को लेकर के। जैसे यहाँ पर सिंपल अगर हम देखें कि रिसर्च क्या होता है, terms can be explained as adding to the existing fund of knowledge. The term research is derived from the French word research, which means to travel through or survey. कि रिसर्च मेनली होता क्या कि जो भी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हमें जो ऑलरेडी पता है उसमें कुछ और नॉलेज हम ऐड करें। हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी फील्ड के बारे में या फिर कोई भी ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है, कोई भी हमारा टॉपिक है, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो पता है, बट उसमें हम कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं कि अच्छा हमें इतना पता है बट इससे आगे भी चीज़ें होती हैं, कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसमें उसको हम रिसर्च बोलते हैं। और ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ट्रैवल थ्रू या फिर सर्वे करना, कि ट्रैवल करना या सर्वे करना यानी कि कुछ ना कुछ नया ढूंढना, वो होता है रिसर्च। अब रिसर्च में यहाँ पे बहुत दो डेफिनेशंस लिखी हैं, इसमें से आप कोई भी डेफिनेशन ले सकते हो कि कार्लिंगर की क्या डेफिनेशन है। इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च को कैसे डिफाइन करा है, सिस्टमैटिक, कि एक सिस्टमैटिक, एक कंट्रोल, एक एम्पेरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है कि हम किसी भी थ्योरी, कोई भी हम थ्योरी बनाते हैं, कोई भी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, हाइपोथेसिस कि हमें क्या लगता है, कोई भी हम थ्योरी बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और रिलेशनशिप देखते हैं कि अलग अलग फिनोमेना में क्या रिलेशन है, कुछ भी नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी आप डेफिनेशन इन दो डेफिनेशन में से यूज़ कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको रोल बताना है स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च में क्या होता है, तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में बताओगे सिंपल टर्म्स में कि रिसर्च क्या होती है, कि हम एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं। और फिर आप यहाँ से इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स, रिसर्च में जो मेन कंपोनेंट्स हम लोग को पढ़ने होते हैं, जो आते हैं मेन कंपोनेंट्स रिसर्च के, वो हमें लिखने हैं। पहला है इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, क्या आपका मेन टॉपिक है रिसर्च का, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी करने का, कि आप रिसर्च आपने स्टार्ट कर दिया, कुछ ना कुछ खोज रहे हो, लेकिन क्या खोजना चाह रहे हो, एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए आपकी रिसर्च को। जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम के लिए जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे कि मान लो कि एक रिसर्चर है, वो अपनी स्टडी करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि क्या रिलेशनशिप है परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर एंड सेल्फ कंसेप्ट ऑफ एडोलेसेंट्स, कि एडोलेसेंट किस तरीके से पेरेंटल बिहेवियर को परसीव करते हैं और उनका क्या सेल्फ कंसेप्ट है। ये जो दो वेरिएबल्स है, यानी कि परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास, सेल्फ कंसेप्ट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है एडोलेसेंट्स में, इसको मैं स्टडी करना चाहती हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो मैं पहले एक स्टेटमेंट दूंगी, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखनी पड़ेगी मुझे अपनी रिसर्च में। वो क्या होगी, टू स्टडी, कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर एंड सेल्फ कंसेप्ट ऑफ एडोलेसेंट्स। ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है कि मुझे दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देखना है कि भाई क्या रिलेशनशिप होता है, इसका कुछ इफेक्ट होता है एडोलेसेंट्स के सेल्फ कंसेप्ट पर या फिर नहीं होता है। ये मेरी प्रॉब्लम थी, अब इसको मैंने एक स्टेटमेंट में लिखा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द जनरल फोकस ऑफ द स्टडी, कि हमारा मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है, कि हम ओवरऑल क्या देखना चाहते हैं, क्या स्टडी करना चाहते हैं, वो हमें बताते हैं। फिर कोई भी इंसान हमारी रिसर्च को पढ़ेगा तो उसको क्लियरली ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये ओवरऑल रिसर्च किस चीज़ के ऊपर लिखी गई है, किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी गई है। और कुछ हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फिर उस रिसर्च के हम अंदर बनाते हैं। कम से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हमने बना लिए कि ऑब्जेक्टिव हम क्या देखना चाहते हैं, कि हम रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में देखना चाहते हैं या फिर हम लेवल देखना चाहते हैं कि सेल्फ एडोलेसेंट्स में सेल्फ कंसेप्ट कितना होता है, ठीक है, वो किस तरीके से पेरेंटल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, क्या कोई जोग्राफिकल डिफरेंस आता है नहीं आता, मेल फीमेल में कोई डिफरेंस आता ही नहीं आता है। ये हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे इन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करना है। तो ये होती है प्रॉब्लम, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हमको लिखनी है। दूसरा कंसेप्ट क्या है इसमें, सेकेंड कंसेप्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है,
बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हाइपोथेसिस कैन बी फॉर्मुलेटेड। तो हाइपोथेसिस क्या होती है? कुछ ऐसी टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। टेंटेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो बाद में चेंज हो सकती है। मतलब कुछ हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हमें क्या लगता है उस ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जो हमने जनरल ऑब्जेक्टिव बनाया। जैसे मैंने मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम थी वो क्या थी? टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर एंड सेल्फ कंसेप्ट अमंग एडोलेसेंट्स। कि एडोलेसेंट्स में परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर और जो सेल्फ कंसेप्ट होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो मैंने हाइपोथेसिस क्या बनाया कि दोनों के बीच में, कि मुझे क्या लगता है कि क्या रिजल्ट आएगा इस रिसर्च का, कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ तो क्या होगा कि एक इंक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा, या फिर एक इंक्रीज कर रहा है तो वो हो गया नेगेटिव रिलेशनशिप, कि एक इंक्रीज कर रहा है कि सेल्फ कंसेप्ट जितना ज़्यादा हाई होगा, जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर भी, कि परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर भी वो भी इंक्रीज करेगा, फिर परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर इंक्रीज कर रहा है तो सेल्फ कंसेप्ट इंक्रीज हो रहा है। ये हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप, की दोनों सेम डायरेक्शन में। नेगेटिव हो गया कि एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, या फिर मेरा हाइपोथेसिस होता है कि भाई दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। ये हो गया नल हाइपोथेसिस। इसके बारे में तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हाइपोथेसिस मेनली क्या है, अगर हम ओवरऑल समझेंगे हाइपोथेसिस क्या है, जो भी हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बनाई है उसके रिगार्डिंग हम कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं, और वो स्टेटमेंट टेंटेटिव होती है। ये पूरी रिसर्च को करते हैं, मान लो पहले मुझे लगा था कि दोनों के बीच में ना पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जो मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये मेरा एक हाइपोथेसिस बन गया। रिसर्च करते हुए लास्ट में जो रिजल्ट आया मेरा, उसमें मुझे पता चला कि नहीं भाई नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, या फिर कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है। तो मैं लिखूंगी कि मेरी जो हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो गई है। कुछ गलत नहीं है इसमें कि मेरी जो पूरी रिसर्च वो खराब हो गई है, गलत हो गई, हमें प्रूफ नहीं करना होता, सिर्फ हाइपोथेसिस से हमारी रिसर्च को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसी टेंटेटिव स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमारे प्रॉब्लम और स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, कि जो भी हमने प्रॉब्लम बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो भी है हमारी, उसके उससे रिलेटेड, उसके बेसिस पर हम कुछ अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। वो हाइपोथेसिस क्या होगा? टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसको कि हम टेस्ट करते हैं अपनी पूरी रिसर्च में कि क्या सच में इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लास्ट में पता चला कि भाई नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भाई हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है, दोनों के बीच में कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है बल्कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, या फिर कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, ये हमें पता चला है। तो ये था हाइपोथेसिस। तो हमारी प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट हो गई, तो हमारी प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट हो गया, हाइपोथेसिस हो गया। थर्ड है सैंपल। सैंपल हमने पहले भी ऊपर पढ़ा, पहले भी जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि सैंपल क्या होता है। जब हम रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च हम पूरी पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम थी वो थी एडोलेसेंट्स के ऊपर, ठीक है, तो मैं एडोलेसेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ। तो जब मैं बोल रही हूँ एडोलेसेंट्स, तो पूरी दुनिया के जितने एडोलेसेंट्स हैं सब आ गए उस कैटेगरी में, तो वो तो हो गई मेरी पॉपुलेशन। या फिर अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं इंडिया के एडोलेसेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ, तो वो भी हो गई मेरी पॉपुलेशन, इंडिया के सारे एडोलेसेंट्स। लेकिन क्या ये फिजिबल है? क्या ये जो है सच में हो सकता है कि मैं पूरे इंडिया के जितने भी एडोलेसेंट्स हैं सबके ऊपर रिसर्च कर सकूं? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ सैंपल्स लूंगी कि हर स्टेट के मैंने सैंपल ले लिया, फिर मैं किसी एक स्कूल के एडोलेसेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो उसमें से हर क्लास के मैंने कुछ कुछ बच्चे ले लिए जो कि उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो हो गया मेरा सैंपल। तो सैंपल क्या लिखा है यहाँ पे? एनी स्टडीज कैरिड आउट ऑन अ सैंपल, की कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी स्टडी होती है, हम सैंपल के ऊपर कंडक्ट करते हैं, सैंपल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं कि देखो ये जो सैंपल था ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस सैंपल के थ्रू हमें ये रिजल्ट मिला है, तो ये पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल है। जनरलाइज कर दिया हमने उसे, और ये भी डिपेंड करता है आपकी रिसर्च कैसे है। तो सैंपल क्या होता है कि सैंपल वो लोग हैं, वो सैंपल है हमारा जिनके ऊपर रिसर्च करी जाती है, जो रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम सैंपल बोलते हैं। उन ग्रुप ऑफ ह्यूमंस को, या ग्रुप ऑफ पीपल, या ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनके ऊपर भी हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे सैंपल। द नेचर एंड साइज ऑफ सैंपल विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड पर्पज ऑफ द स्टडी। सैंपल किस तरीके का होगा, ठीक है, क्योंकि सैंपल के भी अलग अलग जो है तरीके के सैंपल होते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैंपल होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पर सैंपल होता है। कितना साइज होगा कि हम 20 जो है सैंपल साइज अपना रख रहे हैं, कि सिर्फ 20 लोगों के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, 50 के ऊपर कर रहे हैं, हज़ारों के ऊपर कर रहे हैं, कि कितना हमारा सैंपल, वो भी डिपेंड करता है हमारी स्टडी का क्या पर्पज़ है, क्या हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो सैंपल क्या होता है? वो लोग जो कि हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, वो होते हैं सैंपल। और सैंपल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक हो गई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक हो गई। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है जिनको हम यूज़ करते हैं सैंपल निकालने के लिए। तो हमारा प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट हो गया, हाइपोथेसिस हमने पढ़ लिया, सैंपल क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। जब रिसर्च करते हैं तो सारे कॉम्पोनेंट्स हमें लिखने होते हैं। फिर हम बात करते हैं रिसर्च डिज़ाइन की। डिज़ाइन क्या हो गया? जैसे आपको बिल्डिंग बनानी, तो आप पहले बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाओगे, पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाओगे कि क्या हमें करना है इसके अंदर, ये कैसी दिखेगी। तो रिसर्च डिज़ाइन भी वो होता है कि एक तरीके का स्ट्रक्चर आप बनाते हो, आप एक आउटलाइन देते हो, एक स्ट्रक्चर देते हो कि आपकी पूरी रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट करी जाएगी, कौन से मेथड्स का आप यूज़ करोगे, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, आप मीन मीडियन मोड, क्या कौन सा मेथड यूज़ करोगे, ये सब आता है हमारे रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। एनी रिसर्च विल हैव
will also have a research design that provides information about the outline and structure of the research. कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है कि वो हमें एक आउटलाइन प्रोवाइड करवा देता है, पूरा एक स्ट्रक्चर हमें बता देता है कि इस रिसर्च में हम लोग करने क्या वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है. फिर रिसर्च डिज़ाइन इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू नॉट ओनली सीक सॉल्यूशन टू द रिसर्च प्रॉब्लम बट ऑल्सो टू कंट्रोल एनी वेरियंस. रिसर्च डिज़ाइन हमें सॉल्यूशन में तो हेल्प करता है कि हम पूरा एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, पूरा एक आउटलाइन बना लेते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे. पूरा हमें डिज़ाइन मिल जाता है, बस हमें उसे अप्लाई करना होता है. ये तो है ही, साथ में हम कुछ भी चेंजेस ना आ सके, कुछ भी वेरिएशंस ना आ सके, वेरिएंस ना आ सके हमारी रिसर्च में, उसमें भी हमें हेल्प करता है. दस रिसर्च डिज़ाइन कैन एक्सप्लेन एज मीन्स टू अलाउ अ रिसर्चर टू सीक आंसर्स to research problems in an objective, valid and accurate manner, keeping in mind the economical aspect. तो रिसर्च डिज़ाइन हमें किस में हेल्प करता है कि भाई हमें एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बता ही देता है, साथ में हमें क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो उसमें हम लिखते हैं. रिसर्च डिज़ाइन हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं हमने कि हमारे क्या क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है. जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो तो आ गया हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में कि जो हमारी हेडिंग होगी, जो हमारा मेन टॉपिक होगा रिसर्च का, जनरल टॉपिक हो गया. बट कुछ हमारे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं कि जैसे मान लो एडोलेसेंट्स में बात करें तो एडोलेसेंट्स में मेल फीमेल आ गई, ठीक है, और भी दूसरे जो जेंडर है वो भी आ गए, तो उन सब के बीच में क्या कोई डिफरेंस आता है? मैं ये चीज़ भी रिसर्च में कर रही हूँ. क्या जो लोग अर्बन सिटीज़ में रहते हैं या जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनमें कोई डिफरेंस आता है उनके सेम, जो अगर हम कंसेप्ट को स्टडी करते हैं उन दोनों के बीच में, या फिर जिनकी फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें कोई डिफरेंस है? ये कुछ मेरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि मेरी ओवरऑल रिसर्च तो है कि मेरे दो कंसेप्ट्स, दो वेरिएबल्स मैंने लिए हैं कि परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर और सेल्फ कंसेप्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना, उनके बीच में वो मेरा जनरल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, वो मेरी मेन टॉपिक है मेरी रिसर्च का, इसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ. बट ये मेरे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, वो सभी मैं रिसर्च डिज़ाइन में लिखूँगी कि मैं इनको भी जो है इनको भी मैं स्टडी करना चाहती हूँ, इनको भी मैं जानना चाहती हूँ, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती हूँ. और मेरी रिसर्च वैलिड भी रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड रहेगी कि हम इसकी वजह से हमें मदद मिलती है कि हमारी रिसर्च वैलिड होगी, कि हमें सब लोगों पे लागू होगी, क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर पूरा पहले से बना के रख रखा है हमने, तो हम क्लियर डायरेक्शन में जाते रहेंगे. साथ में हम किस तरीके से रिसर्च करनी है सबके लिए सेम मैनर होता है. आप कुछ अलग तरीके से अपने कुछ भी फॉर्मूलाज उसमें नहीं लगा सकते. जो वैलिड हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं, वही तरीका आप फॉलो करोगे. और आपके पास कितना टाइम है कि आपको कितने टाइम में पूरी रिसर्च कंप्लीट करनी है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है. वो सभी आप रिसर्च डिज़ाइन में लिखोगे. कितना आपके पास इकोनॉमिकली किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो वो भी डिपेंड करता है. आप सैम्पल जो है ऑनलाइन कंडक्ट करोगे, ऑनलाइन सर्वे करोगे, या फिर खुद जाकर एक स्कूल में या फिर घरों में जाकर के आप रिसर्च करोगे, जो है सैम्पल कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे. तो ये सारी चीज़ आपकी रिसर्च डिज़ाइन में आती है. और रिसर्च डिज़ाइन भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये सब सेकंड ईयर में आएगा आपका. सारी चीज़ें जो कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइन हैं सारे हमें सेकंड ईयर में पढ़ने को मिलेंगे. तो अभी आपको सिर्फ नाम याद रख लेने हैं कि फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है, स्मॉल एंड डिज़ाइन है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये सब अलग अलग मेथड्स हैं, सब अलग अलग डिज़ाइंस हैं जिनके थ्रू हमें एक फॉर्मेट मिल जाता है कि हमें रिसर्च करनी किस तरीके से. फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, कि अब आपको डेटा कलेक्ट करना है. अब मैं जो रिसर्च कर रही हूँ वो परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर के ऊपर कर रही हूँ. साथ में दूसरा क्या वेरिएबल है मेरे पास, सेल्फ कंसेप्ट. तो सेल्फ कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चनियर्स होंगे, कुछ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर होंगे. मैं वो क्वेश्चनियर जो है ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू मैं कलेक्ट कर सकती हूँ डेटा, या फिर खुद जाकर के मैं एक एक बच्चे से क्वेश्चनियर फिल करवा सकती हूँ जितने भी मेरे सैंपल हैं. तो इस तरीके से मैं डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ. तो डेटा कलेक्शन में क्या क्या है सेल्फ कंसेप्ट में, कि हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और एक स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट का हम यूज़ करते हैं, या फिर इंटरव्यू मेथड करते हैं. क्या पेरेंटल बिहेवियर के लिए मैं हर बच्चे से पूछ सकती हूँ, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती हूँ कि भाई वो मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बना दूँ. अब इंटरव्यू के भी अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग टाइप के इंटरव्यू मेथड होता है. स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है. तो मैं कोई भी मेथड मैं यूज़ करूँगी, ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकती है, क्वेश्चनियर भी मैं खुद से बना करके मैं जो है डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ. अगर क्वालिटेटिव स्टडी है कि मुझे कुछ ऐसा मेरा वेरिएबल है जिसके लिए कोई क्वेश्चन अब तक बना ही नहीं है, कुछ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर बना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसमें ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ कि मैं जो है उनका इंटरव्यू लूँ, मैं खुद से उनसे सवाल पूछूँ और काफ़ी वन वर्ड आंसर ना होकर के, ऑप्शंस में आंसर ना होकर के कि एक क्वेश्चन लिखा उसके 4 ऑप्शन है आपको टिक करना है, वो ना होकर के मैं स्टेटमेंट में आंसर ले रही हूँ. ओपन एंडेड क्वेश्चन है उसमें, तो मैं किसी भी तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकती हूँ. फिर जब डेटा मेरे पास आ गया है, अब मैं क्या करूँगी, डेटा को एनालाइज करूँगी. डेटा किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं. तो अब मैं क्या करूँगी, उस डेटा को एनालाइज करूँगी. क्वांटिटेटिव है तो मैं मीन मीडियन मोड से या स्टैंडर्ड डेविएशन से, या फिर और भी कोरिलेशन में निकाल रही हूँ. दो ऑब्जेक्टिव्स है मेरे, दो वेरिएबल्स है मेरे पास कि जो पेरेंटल बिहेवियर है, परसीव्ड पेरेंटल बिहेवियर और सेल्फ कंसेप्ट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. तो मैं कोरिलेशन निकालूंगी कि भाई पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, या फिर कोई रिलेशनशिप है भी कि नहीं है. तो ये हो गया मेरा डेटा एनालिसिस में. लास्ट आ गया मेरा कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन, कि अब मैं कंक्लूजन निकालूंगी क्या मेरा रिजल्ट आया है, क्या सच में रिलेशनशिप कैसा है.
वो आ गया मेरे कंक्लूजन वाले पार्ट में, और लास्ट में मैं उसकी जनरलाइजेशन कर दूँगी। देखो ये मेरा सैम्पल था 50 बच्चों का, किसी स्कूल में कहीं पर भी 50 बच्चों का मेरा सैम्पल था, और इनका जो रिजल्ट आया ये बाकी की पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है। जनरलाइज कर दिया मैंने इसे कि ये जनरल है, सभी पे ये बात लागू हो रही है। तो ये हो गया कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन। तो जब ये क्वेश्चन आएगा कि क्या रोल है स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च में, तो आपको स्टैटिस्टिक्स की जो है क्या इंपॉर्टेंस होती है रिसर्च में, अलग अलग फील्ड्स में हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ है उसके बारे में बात करें। रिसर्च की आपको डेफिनेशन लिख देनी है कि क्या होता है रिसर्च, जो स्पेसिफिक जो डेफिनेशन है वो भी आप लिख सकते हो, जो रिसर्चर्स ने दिए, जो ऊपर दो डेफिनेशंस लिखे हुए आप वो देख सकते हो, या फिर खुद से जो डेफिनेशन है सिंपल टर्म्स में रिसर्च क्या हुआ कि आप कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ और अपनी नॉलेज ऐड कर रहे हो। जो एक्जिस्टिंग नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में आपको पता है, उसमें आप और चीज़ें ऐड कर रहे हो, कुछ नया ऐड कर रहे हो, तभी वो रिसर्च मानी जाएगी ना कि आप कुछ नया कर रहे हो जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, रिसर्च लोगों ने करी हुई उसी को आप दोबारा कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो रिसर्च नहीं काउंट होगी, वो जो है आपके ऊपर जो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा कि भाई आपने किसी और की रिसर्च को अपना रिसर्च बना दिया। तो आप कुछ नया ऐड करोगे एग्जिस्टिंग नॉलेज में। ठीक है, वो होता है। फिर आपको ये सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं कि रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारे कंपोनेंट्स आपको याद करने हैं और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। अब रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का और क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी, और कैसे हमें मदद करती है स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि हमें सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, हमको पॉपुलेशन तो पता है कि भाई मैं एडोलसेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो जितने भी एडोलसेंट्स हैं सब मेरी पॉपुलेशन है। अब मुझे ऐसे लोग चाहिए, ऐसे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल्स या किसी के ऊपर भी जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके ऊपर मैं पूरा अपना जो रिसर्च है, जो क्वेश्चनियर्स होंगे, मैं उनसे डेटा कलेक्ट कर सकूँ, जो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सके। अब मान लो मैं पूरे इंडिया के एडोलसेंट्स पर रिसर्च कर रही हूँ, मेरा पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, ठीक है, नेचर इतना बड़ा है मेरी स्टडी का, तो मेरा जो सैंपल है वो मैं 10 बच्चों पे करके पूरी दुनिया पे अप्लाई नहीं कर सकती उसको। मेरा सैंपल ऐसा होना चाहिए जो मेरी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, जिसमें सब तरीके के लोग आते हों। तो वहाँ पे मैं स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकती हूँ सैंपल निकालने के लिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूला होते हैं, मेथड होते हैं स्टैटिस्टिक्स का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम, अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, तो मेरा सैंपल कितना होगा, फॉर्मूला लगता है पूरा, और फिर हम सैंपल निकालते हैं। तो इस यहाँ पर भी सैंपल कलेक्ट करने के लिए, सैंपल का साइज पता लगाने के लिए भी मैंने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करा। तो ये किसकी इंपॉर्टेंस हो गई, रोल हो गया, हेल्प करते हैं इस तरीके से, ये आप लिख सकते हो। और जो सैंपल साइज पता चल गया मुझे, फॉर्मूलाज पता चल गए, ठीक है, यहाँ पर हेल्प करता है। और स्टैटिस्टिक्स हमें मदद करता है कि किसी भी टेस्ट, अब मैं कोई टेस्ट ले रही हूँ, उसका ये भी देखना पड़ेगा मुझे कि ये स्टैंडर्डाइज है, ये वैलिड है, ये सारे नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैं किससे कैलकुलेट कर सकती हूँ, स्टैटिस्टिक्स से, कि ये जो टेस्ट है जिसमें इतने सारे क्वेश्चनियर्स हैं, क्या ये सच में सेल्फ कंसेप्ट को मेजर कर सकता है, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए, रिलायबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट की, वहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिससे के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, और हम डेटा को जब एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर तो पूरी प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स लगती है कि हम मीन निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड और कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन, स्पेरमैन्स कोरिलेशन, ये सारी जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा को एनालाइज कर सकते। तो यहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट प्लेसेस पर, जगहों पर हम क्या है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं रिसर्च में, डेटा एनालाइज करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सैम्पल साइज निकालने के लिए, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए, हर जगह पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। अब जब डेटा को हम एनालाइज करते हैं, जब हम रिजल्ट निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिडिक्शंस करने के लिए। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं। डिटेल में इसका और भी आगे पार्ट में लिखा हुआ है इसी चैप्टर में, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कि हम डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें ओवरऑल डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे रिजल्ट क्या है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट निकालने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा कि भाई जो भी रो डेटा होगा हमारा, यानी जो भी डेटा आया हम उसको टेबल फॉर्मेट में जो है दिखा सकते हैं कि देखो ये जो दो है इनका बीच का मीन ये आया है, और सम ये आया है, टोटल ये आया है, एवरेज ये आया है। ये सब हम शो कर सकते हैं टैबलेट फॉर्म में कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू फॉर्म जो है हम अपने आंसर को दिखा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को, जो भी रिजल्ट आया हमारी रिसर्च का, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में या टैबलेटेड फॉर्मेट में, ताकि हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकें अपने डेटा को और ज़्यादा ईजी हो जाए समझने में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को स्टैटिस्टिक्स की मदद से। अब अगर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसमें क्या होगा कि हम 2 से 3 ग्रुप ले लेंगे, क्योंकि हमें इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं कि भाई ये मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, ये मेरा कंट्रोल ग्रुप है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए, इनको मैंने कंपेयर करा है, तो वहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स का रोल आ गया। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, और होती है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारी सेकंड ईयर में है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ अजम्पशंस हम लोग बनाते हैं कि हमने जो अजम्पशन बनाई थी अपनी कि भाई जो मेरा हाइपोथेसिस था कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जो मेरा वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्या वो अजम्पशन मेट हुई है,
नहीं हुई है, कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, ये सब हमको स्टैटिस्टिक्स में मदद मिलती है। अब स्टैटिस्टिक्स जो है यूनिवेरिएंट होती है, बाईवेरिएंट होती है और मल्टीवेरिएंट होती है। यूनिवेरिएंट का क्या मतलब है? यूनिवेरिएंट होगी जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, रिसर्च में मैं देख रही हूँ कि भाई सेल्फ कंसेप्ट एडोलेसेंस में कितना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्या है? सेल्फ कंसेप्ट। या फिर मैं देख रही हूँ साइकोलॉजिकल वेलबिंग कितना है एडोलेसेंट्स में, या पॉजिटिव थिंकिंग कितनी होती है एडोलेसेंट्स के अंदर। ये जब मैं मेजर कर रही हूँ तो वो हो गई मेरी यूनिवेरिएंट स्टैटिस्टिक, जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है मेरे पास, कुछ कंपेयर करने के लिए नहीं, दो नहीं है, एक है। बाई वेरिएंट हो गया जहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, और मल्टी वेरिएंट क्या हो गया? जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए, जहाँ पे दो नहीं, दो से भी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। Thus, based on objectives and nature of research, varied statistical techniques that can be simple as computing mean, mode, more complex techniques like factor analysis, discriminant analysis, and so on can be used. तो हम अलग अलग स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। सबसे आसान तो मीन मीडियन मोड होती है हमारी, और बहुत मुश्किल में बहुत सारी जो है टेक्निक्स आ जाते हैं, फैक्टर एनालिसिस हो गया और भी बहुत सारी टेक्निक्स आ जाते हैं। तो हम किसी भी टेक्निक का, स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, सैम्पल साइज निकालने के लिए, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए, रिजल्ट जो है उसको एनालाइज करने के लिए, और रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम अच्छे से उसे अंडरस्टैंडिंग वे में रिप्रेजेंट कर सके, डेटा बनाकर, टेबल बना करके, ग्राफ बना करके। हर जगह पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है हमारी रिसर्च में। तो ये था आपका कि स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, क्या उसके कंसेप्ट, क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं रिसर्च में, ये सब हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे क्या लिमिटेशंस है और मिस इंटरप्रिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। तो अब लिमिटेशंस देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस होती है स्टैटिस्टिक्स की, और किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स की वजह से मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स हमारे पास। फर्स्ट क्या है? स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड विद सिंगल ऑब्जर्वेशन। To compute statistics, we need a group of data or observation. For just a single observation, statistics cannot be applied. सिंपल सी बात है भाई, आपके पास एक डिजिट है सिर्फ, ठीक है, एक ही नंबर है, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, सिंगल डिजिट है, उसकी आप कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं निकाल सकते। आपके पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है उसकी स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हो। अगर एक ही सिंगल डेटा है, एक ही ऑब्जर्वेशन है, उधर आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। कि आपके पास सिर्फ एक ही पर्सन है, उसी के आपने जो है सेल्फ कंसेप्ट निकाल लिया, अब उससे क्या कंपेयर करोगे, क्या जनरलाइजेशन बना दोगे, कहाँ कौन कितना मीन निकालोगे? आपके पास एक नंबर आया 15, अब इसका आप क्या कैसे मीन निकालोगे? निकाल नहीं सकते। तो वहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ग्रुप का पूरा, मतलब एक ग्रुप ऑफ डेटा होना चाहिए, तब आप जो है स्टैटिस्टिक्स वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्या है? जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे फिनोमिनन होते हैं जो क्वालिटेटिव है नेचर में। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि आप नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो, मीन निकाल सकते हो, किसका? नंबर्स का। फीलिंग्स का तो मीन नहीं निकाल सकते ना। तो जो ऐसा डेटा हो गया जो कि क्वालिटेटिव है नेचर में, वहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। आपको नंबर्स चाहिए होंगे, या तो आप जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका क्वालिटेटिव डेटा है, उसको नंबर असाइन करो, फिर आप उसको जो है मेजर कर सकते हो। बट आप क्वालिटेटिव नेचर में जो डेटा आपका, उसको आप स्टैटिस्टिक्स में मेजर नहीं कर सकते। वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं कर सकते उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। थर्ड क्या है? इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी एग्जैक्ट एज द इन्फ्रेंसेस दैट आर ड्रॉन आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लॉज. Statistical laws are based on majority of the observation and may not be applicable to each and every individual. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपने स्टैटिस्टिक्स आपने यूज़ करी, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल लॉ दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आपका एवरेज बताती है कि मैक्सिमम लोग क्या मानते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, उनका 100 मार्क्स का एग्जाम था, तो मैं कह रही हूँ कि जो एवरेज आया ना सब बच्चों का, कि 10 बच्चों में मैक्सिमम जो एवरेज आए मार्क्स वो 70% है, ठीक है, 70 मार्क्स आए हैं। तो एक बच्चा उसमें से ऐसा भी हो सकता है जिसके 10 मार्क आए, एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके 100 मार्क आए, बट मैंने एवरेज क्या निकाला? एवरेज क्या आएगा? 70, ठीक है। तो क्या मैं वो जो 70 मेरा एवरेज आया, क्या मैं एप्लीकेबल सबके ऊपर कर सकती हूँ? मैं सबको बोल सकती हूँ कि सबने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करा है? नहीं, क्योंकि एक एक बच्चे के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स में कि आपका जो रिजल्ट आया है, जो भी आपने इन्फ्रेंसेस बनाए हैं, वो एग्जैक्ट हो, सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैथमेटिकल लॉज की तरह नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स क्या, आपका मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन दिखाता है कि ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोगों में क्या आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो आप हर एक एक इंसान के ऊपर, एक एक इंडिविजुअल के ऊपर उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ये एक इसकी लिमिटेशन है। फोर्थ है, इन ऑर्डर टू एडिक्वेटली इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, knowledge about statistics is required, especially with regard to when to use what technique and how to interpret the result obtained. तो यहाँ पर क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने के लिए आपको उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आप कोई रिसर्च करना चाहते हो, आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा मेरी ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, मैं इस चीज़ को फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो भाई ये किस तरीके से होगा, कौन सी टेक्निक यूज़ करो। मेरे पास दुनिया भर की टेक्निक है स्टैटिस्टिक्स में, मीन है, मीडियन है, मोड है, और स्पेरमेंट्स कोरिलेशन है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है, ठीक है, और मुझे डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, क्या निकालना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए मैं कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करूँ और किस तरीके से उसको यूज़ करा जाता है, किस तरीके से मेजर करा जाता है। तो मुझे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए
जो कि थोड़ा मुश्किल होता है ताकि मैं इंटरप्रेट कर सकूँ अच्छे तरीके से। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि हर कोई इंसान नहीं कर सकता, सीखना पड़ेगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, तब जाकर के आपको आएगा वो। फिफ्थ है, statistics as such has no control over the data collection process. The result obtained will provide no indication of any dishonesty or bias in data collection. Thus, it is prone to misuse and much depends in regard on the research rather than the statistics. अब यहाँ पर क्या है कि अब मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, हो सकता है डेटा कलेक्ट में तो मतलब मैंने करा है कि मुझे अडोलेसेंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है। हो सकता है कि कोई रिसर्च कर रहा है लेकिन वो अडोलेसेंट से डेटा ना फिल करवाए, वो किसी बड़े इंसान से फिल करवा ले, अडल्ट से फिल करवा रहे और बस उसमें लिख दे कि हाँ भाई वो अडोलेसेंट है। तो मिसयूज़ करने के ज़्यादा रोल होते हैं। तो वहाँ पे जो मेरा डेटा आएगा वो इतना रिलायबल नहीं होगा, उसके रिजल्ट पर हम अपना जो जनरलाइजेशन है वो बेस नहीं कर सकते, हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो डेटा जो है आपका, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो आपकी जो इंटरप्रिटेशन है कि आप सारे काउंटिंग अच्छे से करोगे, कैलकुलेशन अच्छे से करोगे, कंप्यूट अच्छे तरीके से कर लोगे, बट आपने कलेक्ट ही अगर उससे चीटिंग से करा है, गलत तरीके से करा है या फिर उसमें कोई गलती रह गई, तो आपकी जो पूरी रिसर्च है वो रिलायबल नहीं होगी। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि भाई जो डेटा कलेक्शन वाली प्रोसेस है, अगर आप वहीं पे कुछ गलती कर रहे हो, वहीं पे उसका मिसयूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो पूरी जो रिजल्ट है उसका कोई मतलब नहीं है, आपका कोई कंक्लूजन जनरलाइज नहीं माना जाएगा, या फिर सब लोग मान भी लेते तो वो इतना रिलायबल है नहीं, वो फेक है पूरी जो आपकी रिसर्च हुई है। तो स्टैटिस्टिक्स ये चीज़ नहीं पता कर सकती। सिक्स्थ है, स्टैटिस्टिक्स मे नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर अबाउट अ सर्टेन फिनोमिनन और इवेंट. There are a number of factors that can have impact on a certain phenomenon, but statistics will be able to measure only those factors that are quantitatively expressed. अब मान लो मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ सेल्फ कंसेप्ट को लेकर के, और उसमें जो भी स्टूडेंट्स मैंने लिए थे या जो भी मेरा सैंपल था, वो लोग इंटरेस्टेड थे रिसर्च में, बट जब मैं डेटा कलेक्ट कर रही थी कि मैं उनसे क्वेश्चनर फिल करवा रही हूँ, मैं उनसे इंटरव्यू ले रही हूँ, उनसे सवाल पूछ रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए, है ना। वो ऐसे जवाब दे रहे हैं जो सोशली अप्रोप्रिएट हो, कि लोग उन्हें गलत ना समझे या मैं उनको गलत ना समझूं, या फिर उस टाइम पर जो उनकी जो कुछ भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने अच्छे आंसर्स नहीं फिल करे, या फिर ऐसा जो वो नॉर्मल सिचुएशन में फिल करते हैं आंसर्स, वो उन्होंने फिल नहीं करे। तो वहाँ पे जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मेरी रिसर्च को, तो उसकी वजह से भी मेरा जो डेटा है वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, और सिर्फ क्वान्टिटेटिव डेटा ही मैं कलेक्ट कर सकती हूँ, क्वालिटेटिव मैं मेजर नहीं कर सकती स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, बट हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको हम देखेंगे नहीं, उसकी वजह से भी जो हमारा रिजल्ट है उसमें अफेक्ट आ सकता है, और स्टैटिस्टिक्स उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो जो मेरा रिजल्ट है वो एक कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखा रहा है। अब सेवंथ है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर ऑल्सो प्रोन टू बी मिस इंटरप्रेटेड, स्पेशली बाय अनट्रेन्ड पर्सन हु लैक नॉलेज अबाउट द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, देयर कंप्यूटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। सेम बात है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है, बट चलो डेटा अच्छे से कलेक्ट हो गया, ठीक है, डेटा सही तरीके से कलेक्ट हुआ है, एनालाइज भी अच्छे तरीके से हुआ है कि हमने सारी कंप्यूटेशन वगैरह सब कर लिया, अब बारी आती है इंटरप्रिटेशन की, कि ये जो मेरे रिजल्ट आए इससे पता क्या चल रहा है। अब उस टाइम पे इंटरप्रिटेशन कोई ऐसा इंसान करना है जिसको ढंग से आता नहीं है, जो इतना ट्रेन ही नहीं है, तो भी जो मेरा रिजल्ट है वो खराब आ सकता है, जो रिजल्ट है वो अफेक्ट हो सकता है। किसकी वजह से? क्योंकि इंटरप्रिटेशन एक सही पर्सन ने नहीं करी, या फिर कंप्यूटेशन एक सही पर्सन ने नहीं करी, तो वो भी एक लिमिटेशन है किसकी, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है वहाँ पर किसकी वजह से, उस अनट्रेन्ड पर्सन की वजह से। तो ये इसकी लिमिटेशन है। लास्ट है इसमें, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स इन स्टैटिस्टिकल डिसीजंस, कि आपने जो स्टैटिस्टिकल डिसीजन लिया है उसमें गलती हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट होगा, आप नंबर्स पे काम कर रहे हो तो सारी चीज़ें एक्यूरेट होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिसीजन गलत हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट्स जो है रिसर्च क्या होती है, क्या उसके रोल, इंपॉर्टेंट रोल है स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च में, ये आपको जैसे समझ में आया, सारे रिसर्च के कंपोनेंट समझ में आए हो अच्छे तरीके से, और क्या इसकी लिमिटेशन है और क्या मिस इंटरप्रिटेशन आप हो सकती है हमारी स्टैटिस्टिक्स में, वो सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है वीडियो के इस पार्ट में, या फिर जो लास्ट पार्ट था पार्ट 1, उसमें भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और कोई भी क्वेरी रह सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ्स का कुछ सब्जेक्ट्स की, कुछ यूनिट्स की 101, 103 और 102 की आपको मिल जाएगी, और क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो में अब तक बने हुए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी गलती हो तो वो भी आप बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।